हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में, दैट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। आज का टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक साइंटिस्ट है गैलीलियो, जिन्होंने अपना लॉ दिया था, उसको स्टडी किया न्यूटन ने, और उसके बाद न्यूटन ने अपने लॉज को क्या किया, डिराइव किया। चलिए पहले देखते हैं गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन क्या है और क्या बोलता है ये। Galileo law of motion. Galileo first of all said that the object move with a constant speed when no force acts on it. This means if an object is moving on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. That is, there is no unbalanced force working on the object. So basically, Galileo ने क्या कहा, that object moving with a constant speed when no force act on them. This means if an object is moving on a frictionless path and no other force is acting upon it, the object would be moving forever, and that is, there is no unbalanced force acting on the object. ये है गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। अब एक्चुअल में क्या बोलता है ये स्टेट क्या करना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझते हैं। सो इसने ये बोला, गैलीलियो ने ये कहा कि जो ऑब्जेक्ट, अगर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं है, तो वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहता है। सो गैलीलियो से दैट the object move with a constant speed when no force is acting on it. Suppose एक ये ऑब्जेक्ट है, अब इस पे कोई फोर्स नहीं है और ये तो क्या करता रहेगा, कॉन्टिन्यूसली ये मूव करता रहेगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक फ्रिक्शनलेस पाथ पे, फ्रिक्शनलेस पाथ का मतलब हो गया कि यहाँ से ऑपोजिट साइड से कोई फोर्स फ्लोर या ग्राउंड नहीं लगा रहा है इस पे, इट मीन्स ये फ्रिक्शनलेस है। सो दिस मीन्स एक ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्रिक्शनलेस पाथ में मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस पाथ कौन से होते हैं, जिनका सरफेस कैसा होता है, जिनका सरफेस बेटा स्मूथ होता है। तो जिनका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, तो ये कौन से होते हैं, ये फ्रिक्शनलेस पाथ होता है। तो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगर किसी स्मूथ सरफेस पे और कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही, तो ऑब्जेक्ट जो है कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहेगा हमेशा के लिए, फॉर एवर। सो द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, दैट इज, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट या वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऐसा पॉसिबल है, एक बात बताओ आप लोग, पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट कहीं तो जाके रुकेगा ना। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कंडीशन अटेन करनी है क्या, जीरो की, ठीक है। सो बेसिकली बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ एयर, काफी फैक्टर्स होते हैं जो उस ऑब्जेक्ट पे क्या करेंगे, उस पे लगेंगे, जो उसको क्या करेंगे, स्टॉप करने की ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा। सो ये पॉसिबल ही नहीं था। अब न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इसी को स्टडी किया आगे कि चलो मैं देखता हूँ ये आप गैलीलियो ने जो पढ़ा है, बोला है, ये सही है या नहीं। सो न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इस पे वर्क किया। अब जब न्यूटन ने इस पे वर्क किया तो न्यूटन ने देखा क्या, तो अब उन्होंने फिर जब जो चीजें देखी उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना लॉ स्टैब्लिश किया। सो ये समझ आया, गैलीलियो लॉ जो था यहाँ पे क्या हो गया, ये फेल हो गया। प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बेटा किसी ऑब्जेक्ट के लिए। अगर देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो बहुत से फैक्टर्स उस पर लगेंगे। कौन कौन सा भाई, एयर उस पर फोर्स लगाएगी, ठीक है, ऑपोजिट साइड से फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगा ना, चाहे वो स्मूथ सरफेस ही क्यों ना हो, हल्का फुल्का फ्रिक्शनल फोर्स तो वो भी लगाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं जो मेन चीज हमने पढ़नी है, दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने जो पढ़ना है उस पर आते हैं। अब हम आते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके 3 लॉज हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट बना सकूँ। अब कहता है, न्यूटन स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या दिया, 3 लॉज ऑफ मोशन दी।
न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को ही पढ़ा और उसके बाद उसने स्टडी करके 3 लॉज अपने दिए, और इन्हीं तीनों लॉज को बोला जाता है लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। एंड दीज लॉज, जो तीनों लॉ हैं, इन्हीं को बोला जाता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सो जो पहला लॉ है वो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज इनर्शिया। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। अब ये इनर्शिया क्या होता है ये समझते हैं। पहले समझते हैं लॉज ऑफ इनर्शिया। तो लॉज ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले अगर आपको मैं समझाता हूँ इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया, तभी आप लोगों को ये चीजें समझ आएंगी। सो बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लॉ ऑफ इनर्शिया है। अब इनर्शिया क्या होता है सर? लॉ ऑफ इनर्शिया तो है, बट व्हाट इज इनर्शिया, हमें तो इनर्शिया ही नहीं पता ना क्या होता है। बेसिकली बेटा इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसकी स्टेट में चेंज आता है। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है? चेंज इन स्टेट। इनर्शिया की वजह से क्या होता है? चेंज इन स्टेट। इट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगा, और मोशन में है तो वो किस पे आ जाएगा? रेस्ट पे। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन स्टेट। तो यही है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। कहता है एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट remain in the state of rest or in a uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। इन्होंने ये लॉ दिया, ये न्यूटन लॉ की जो है डेफिनेशन है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि कई बार हमें पढ़ने पे ये चीजें नहीं समझ आती, बट समझाने पे आ जाती। एनी ऑब्जेक्ट, बेटा देखो कोई भी ऑब्जेक्ट in the remain in the state of rest or in a uniform motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external। क्या मतलब भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पोजीशन में है, तो ये रेस्ट पोजीशन में रहेगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, आपकी कार है, आपकी कार पार्किंग में खड़ी है, पार्किंग में तो वो रेस्ट पोजीशन पर है। अब रेस्ट पोजीशन पे इट मीन्स उसको जब तक हम क्या नहीं लगाएंगे? फोर्स नहीं लगाएंगे। फोर्स कब लगेगी? फोर्स जब लगेगी जब हम उसको स्टार्ट करके एक्सेलरेट करेंगे, तभी तो उसकी जो पोजीशन है रेस्ट से किस में आएगी? मोशन में आएगी। और सपोज करो अभी कार मोशन में, तो अगर मुझे उसको रेस्ट पे लाना है तो वो कब आएगी? जब मैं इस पे क्या करूंगा? फोर्स अप्लाई करूंगा। तो बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में नहीं आएगा, रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। तो यही वही कहता है एनी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, उस स्टेट ऑफ रेस्ट में जब तक रहेगा, और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत अच्छी है। तो हम अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहे तो हम बोल सकते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट रिमेन एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो जब तक वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, जब तक हम अंटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कोई हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेगा। और इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन अंटिल एंड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा भाई, जब तक मैं फोर्स लगा के उसको क्या नहीं करूंगा? रेस्ट पे नहीं लाऊंगा। कार मोशन में थी, जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे फोर्स ब्रेक की फॉर्म में उसको जीरो करने के लिए, तब तक क्या नहीं, जब तक मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया वो रेस्ट में नहीं आई ना। तो यही चीज है, कहते हैं इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट then it will remain in rest until an external force is applied to change its state. Similarly, an object will remain in motion until any external force is applied over it to change its state. इसका मतलब ये हो गया सिंपल ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं, दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट टू इन चेंजिंग देयर स्टेट। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी चेंज करते हैं स्टेट को, जब ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट टू चेंज in changing their state, the state of any object can be changed by applying external force only। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी हम उसकी स्टेट्स को क्या कर सकते हैं बेटा? चेंज कर सकते हैं। ओके, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। चलो अब ये न्यूटन के जो सिद्धांत है, दैट इज जो इसके लॉज हैं, ये हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट 3-4 केसेस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने इसको पढ़ना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बेसिकली न्यूटन के लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, वो कैसे यूज हो। अब देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस, a person standing in a bus fall backward when bus start moving suddenly। क्यों?
भाई जब बस स्टार्ट करती है तो जो पर्सन उसमें खड़ा है वो बैकवर्ड साइड पे जाता है, बैकवर्ड जाता है। कहाँ जाता है? बस इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पर्सन क्या होता है? बैकवर्ड जाता है। कहाँ गिरता है? बैकवर्ड। क्यों जा रहा है? तो ये चीज देखनी है। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। जब बस क्या करती है? सडनली मूव करना स्टार्ट करती है। क्या रीजन है बेटा, क्यों हो रहा है ऐसा? कहता दिस हैपन बिकॉज अ पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट। भाई देखो, बस स्टार्ट होने से पहले किस पोजीशन में थी? दोनों रेस्ट में थे। जो पर्सन अंदर खड़ा है वो भी रेस्ट में है और जो बस है वो भी रेस्ट में है। बट एज अ बस स्टार्ट मूविंग, जैसे ही बस ने स्टार्ट करना शुरू किया, जो पर्सन के लेग थे ना वो मूव करना स्टार्ट कर गए और जो उसकी अपर बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन में ही है। भाई ये पोर्शन जो है अभी ये रेस्ट में रहा और ये किस में आ गया? पैर मोशन में आ गए। तो दिस हैपन बिकॉज द पर्सन एंड द बस बोथ आर इन रेस्ट। दोनों रेस्ट पे थे। वाइल बस इज नॉट मूविंग, जब बस मूव नहीं कर रही थी बस भी रेस्ट में थी और पर्सन भी रेस्ट में था। बट एज द बस स्टार्ट मूविंग, जैसे ही बस ने स्टार्ट मूव किया, द लेग ऑफ द पर्सन स्टार्ट मूविंग, वो भी मूव करने लगे। दैट इज वो मोशन में आ गए ना। अब मोशन में आ गए किसके साथ? बस के साथ। बट रेस्ट ऑफ दिस बॉडी हैज टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट। अब जो उसकी अपर बॉडी है, दैट इज ये पोर्शन जो है उसके पैरों से ऊपर वाला जो पोर्शन है, भाई ये रेस्ट में है ना। अब अगर ये रेस्ट में रहेगा तो बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है? पर्सन फॉल बैकवर्ड। वो अलर्ट ही नहीं था। अगर वो उसकी बॉडी मोशन में होती है अपवर्ड, उसका जो अपर पोर्शन है वो अगर मोशन में होता तो वो बैकवर्ड नहीं जाता। वो अलर्ट नहीं था जिस वजह से उसको बैकवर्ड क्या लगता है? जर्क लगता है। समझ आया बेटा? एक बार और बताता हूँ कि जो भी पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट सडनली मूविंग। क्यों होता है? क्योंकि बस और पर्सन जब दोनों क्या होते हैं? स्टार्टिंग में रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। अब जैसे बस स्टार्ट मूव करना करती है, स्टार्ट होती है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, सो जो लेग है ना पर्सन के वो तो मूव होना स्टार्ट हो गए, बट उसका जो हाफ पोर्शन है बॉडी का वो रेस्ट पोजीशन में है। इसकी वजह से उसको बैकवर्ड जर्क लगता है अगर वो अलर्ट नहीं है। चलिए लेकिन सेकंड नेक्स्ट, ये भी इसी से रिलेटेड है कि अब पर्सन आगे क्यों गिरता है। कहता है अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल फॉरवर्ड इफ अ ड्राइवर अप्लाई सडनली ब्रेक। कहते हैं पर्सन, अगर कोई पर्सन स्टैंडिंग कर रहा है, एक बेसिकली पर्सन खड़ा हुआ है बस में इन अ मूविंग बस, वो फॉरवर्ड जाता है अगर ड्राइवर क्या कर रहा है? सडनली अप्लाई कर रहा है ब्रेक। इसमें इसका थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, बाकी समझे क्यों हुआ। कहता है दिस हैपन बिकॉज व्हेन बस इज मूविंग द पर्सन स्टैंडिंग इन इट ऑल्सो इन मोशन अलोंग द बस। भाई दोनों मोशन में थे ना। अब दोनों मोशन में है, बस भी मोशन में, पर्सन भी मोशन में। अब बस किस में आ गई? मोशन से सीधा किस में आ गई? रेस्ट में। बट अभी भी ये किस में है? मोशन में है। तो इसकी वजह से इसको क्या लगता है? आगे फॉल करता है। कहता है दिस हैपन बिकॉज व्हेन द बस इज मूविंग द पर्सन स्टैंडिंग इन इट ऑल्सो मूविंग विद along with the bus. When the driver apply the brake, the speed of bus decrease. भाई बस डिक्रीज हो गई, बस की जो स्पीड है 0 हो गई और बस किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। बस किस में आ गई? मोशन से रेस्ट में आ गई। बट जो पर्सन अंदर बैठा है, बट इन दिस कंडीशन द लेग ऑफ पर्सन विच आर कॉन्टैक्ट विद द बस, ये भी क्या हुआ? सडनली मोशन से किस में आ गए? अब ये भी एकदम से किस में आएंगे? मोशन से रेस्ट में आएंगे। ठीक है, सडनली द लेग ऑफ द पर्सन विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस कम्स इन रेस्ट while the rest of the part have both, अब उसकी जो, अब देखो यहाँ पर इसमें उल्टा हो रहा है। अब ये रेस्ट पे आ गया और ये बॉडी किस में है? मोशन में है। तो इसलिए उसको क्या कर रहा है? आगे की साइड जर्क लग रहा है। ठीक है, सो अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस फॉल बैकवर्ड, इसलिए वो क्या हो रहा है? सॉरी, फॉरवर्ड। वो फॉरवर्ड फॉल कर रहा है क्योंकि जब सडनली अप्लाई करेगा कौन? ब्रेक, ड्राइवर। गॉट इट बेटा? अब थर्ड है हमारे पास केस गीले कपड़ों का। कहता है बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स। अब आपकी मम्मियां घर पे कपड़े धोती हैं तो वो क्या करती हैं? कपड़े को धोने के बाद उसको छड़कती हैं, यानी कि जर्क देती हैं। कहता है बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन यूजुअली मेनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लॉथ्स टू गेट देम ड्राई क्विकली। क्यों भाई ऐसा क्यों किया जाता है? कौन सा साइंस इसमें लग रहा है? कहता है बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर लॉन्ड्री लाइन, काफी जर्क दिए जाते हैं क्लोथ्स को। क्यों दिए जाते हैं? वो इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ जर्क, जो बेसिकली क्या था? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर है जो कपड़ों के होल्स के अंदर है, पोर्स के अंदर है। ठीक है,
फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे गिर जाती है एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर इन द क्लोथ्स। तो इससे क्या होता है कि पानी का अमाउंट कम हो जाता है। जब आप कपड़ों को निचोड़ते हो और उसको जर्क देते हो तो जो पानी का अमाउंट है वो पोर्स में से क्या हुआ, ग्राउंड पे गिर गया। सॉरी, अब ग्राउंड पे गिरने की वजह से क्या हुआ, ये रिड्यूस करेगा क्या, अमाउंट ऑफ वाटर इन द क्लोथ्स। क्यों कर रहे हैं, कहता है दिस हैपन बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशन बाय गिविंग जर्क। भाई कपड़ा रेस्ट पे था और हमने क्या किया, सडनली उसको मोशन में ले आए। भाई रेस्ट से हमने क्या कर दिया, मोशन में आ गए। अब कोई चीज रेस्ट से किस में आ गई, मोशन में आ गई। सो कहता दिस हैपन बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशन बाय गिविंग जर्क, सो वाटर ड्रॉपलेट इन हैव टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट। जब पानी की ड्रॉपलेट रेस्ट में थी तो वो क्या हुआ, अलग हो गई एंड दे हैव सेपरेटेड फ्रॉम क्लोथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। सो दिस हैपन बेटा, दिस हैपन बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशन, क्लोथ्स को जब हम किस में लेके आए, मोशन में लेके आए बाय गिविंग जर्क, भाई हम उनको जर्क देना स्टार्ट किया तो जो चीज रेस्ट में थी वो रेस्ट से किस में आ गई, अब वो रेस्ट से मोशन में आ गई। जब वो रेस्ट से मोशन में आएगी तो जो वाटर ड्रॉपलेट है ना उनके अंदर, तो वो क्या होंगे, भाई रेस्ट से किस में आए, मोशन में आए, तो नीचे गिर जाएंगे और कपड़े जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ आया बेटा। चलिए, ये था हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसके बाद हम करेंगे मास एंड इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।